फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हम भारतीय इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में सामाजिक आंदोलन देखने को मिलते हैं। यानी कि भारतीय इतिहास में सामाजिक धार्मिक आंदोलन देखने को मिलते हैं। सामाजिक धार्मिक आंदोलन देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास में कई प्रकार के सामाजिक धार्मिक आंदोलन देखने को मिलता है और तीनों ही कालों में ये आंदोलन में रूढ़िवादी परंपराओं, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों के खिलाफ थे। और आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन 18वीं शताब्दी के मध्य में निष्प्राण होते हुए भारतीय समाज में एक सुधार आंदोलन भी माना जाता है। और इस सामाजिक धार्मिक आंदोलन को ही पुनः जागरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुण्य जागरण। इसे ही पुण्य जागरण कहते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि पुण्य जागरण का अर्थ कहने का मतलब होता है पुनः जागना, यानी कि अपने गौरवमय इतिहास को तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना। न कि लोग कुछ भी बोल दिए बस अंधविश्वास की तरह मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, तर्क करना, ये सब जब हम लोग करना सीख गए तो उसे कहते हैं पूर्ण जागरण। ठीक है, और यह बोला गया था महान जर्मन दार्शनिक, ठीक है, यानी कि जर्मन के एक दार्शनिक थे जिनका नाम हीगल था। हीगल, ठीक है। तो हीगल के कथन के अनुसार पुण्य जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार नहीं संभव था। यानी ये कहते थे कि अगर पुण्य जागरण नहीं होगा तब तक कोई भी सुधार आप भारत में नहीं कर सकते हैं। और यह जो है ब्रिटिश और पिछले शासन के बीच अंतर भी देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रिटिश और पिछले शासन कहने का मतलब होता है कि जब मध्यकालीन भारत में मुस्लिम जब हम लोग पे शासन कर रहे थे तो उनके शासन में और ब्रिटिश के शासन में कई अंतर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ब्रिटिश शासन का प्रभाव भी इस आंदोलन में देखे जा सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम लोग बात करें कि ब्रिटिश शासन एवं पूर्ववर्ती विदेशी शासन में अंतर, ठीक है। अगर हम इन दोनों का बात करें तो एक और हम लोग लेते हैं ब्रिटिश शासन और दूसरे और लेते हैं मध्यकालीन मुस्लिम शासन। तो अगर इन दोनों में देखें तो जो ब्रिटिश शासन था तो वो सकारात्मक पक्ष, ठीक है। सकारात्मक पक्ष कहने का मतलब कि ये भारतीयों में एक नई चेतना का उदय कर रहे थे, जैसे कि वैज्ञानिक
शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे, जो भारतीयों के लिए काफ़ी अहम रहा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का भी विस्तार किया। यानी कि डेमोक्रेसी का इन्होंने विस्तार किया कि सभी लोग इक्वल होते हैं, इन सभी का विस्तार इन्होंने किया। साथ ही साथ धर्म आधारित शासन को इन्होंने खत्म किया। धर्म आधारित शासन को इन्होंने क्या किया था? समाप्त किया था। यानी कि ब्रिटिश का कहना था कि धर्म को लेके कभी भी किसी देश पे शासन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम लोग मध्यकालीन मुस्लिम शासन के बारे में बात करें तो यह नकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक पक्ष यानी कहने का मतलब है कि यह धर्म तंत्र पे ही काम कर रहा है, यानी कि धर्म से ऊपर कोई नहीं है। उसके बाद है कि जो यह शिक्षा भी देते थे यह भी धर्म पर ही आधारित था। इनका शिक्षा भी किस पे आधारित था? धर्म पे। जबकि अंग्रेजों का आप देखिएगा तो उनका वैज्ञानिक पे था, यानी कि साइंस पे था। इसके बाद है कि राजतंत्र यानी राजतंत्रात्मक स्थिति यहाँ पे थी, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो योग्य हो अथवा ना हो। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोकतांत्रिक का बात हो रहा है, यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो यहाँ पे कई तरीके के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष देखने को मिलते हैं, जिससे समाज में एक नई चेतना का उदय होता है, जिसे पुनः जागरण कहते हैं। और यहाँ से कई तरीके से भारतीय समाज में सामाजिक धार्मिक आंदोलन करके उसे सुधारा जाता है। बात करें तो ब्रिटिश शासन के अंदर कुछ नकारात्मक पक्ष भी थे और मध्यकालीन मुस्लिम के अंदर कुछ सकारात्मक पक्ष भी थे। तो चलिए उस नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष को भी देखते हैं। तो ब्रिटिश शासन में नकारात्मक पक्ष के बारे में बात करें। नकारात्मक पक्ष के बारे में अगर बात करते हैं तो इन्होंने भारत को उपनिवेश बनाया, जो कि गलत था। ठीक है। भारत को इन्होंने क्या बना दिया? उपनिवेश बनाया। भारत से धन का निष्कासन इन्होंने किया। धन का निष्कासन किया और उसे इंग्लैंड भेजा। साथ ही साथ देखा जाए तो आर्थिक शोषण भी भारतीयों का बहुत ज़्यादा किया। आर्थिक शोषण किया। अगर वहीं पे हम लोग मध्यकालीन मुस्लिम भारत का सकारात्मक पक्ष देखें, सकारात्मक पक्ष, तो यहाँ से हमें कई तरीके से मिलते हैं। जैसे कि भारत को उपनिवेश नहीं बनाया। भारत को उपनिवेश नहीं बनाया, यानी कि जो मुस्लिम आए तो उन्होंने शासन तो किया, लेकिन कभी भी भारत को उपनिवेश नहीं बनाया और भारतीयों का आर्थिक शोषण भी नहीं किया कि ये टैक्स लगेगा, वो टैक्स लगेगा, अफीम की खेती करनी होगी, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। आर्थिक शोषण नहीं किया। और मुस्लिमों ने भारत को अपना देश समझा, अपना राष्ट्र माना। ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ब्रिटिश शासन और मध्यकालीन मुस्लिम शासन के बीच कई अंतर देखने को मिलते हैं। इसी बीच में क्या होता है कि 18वीं सदी के दौरान यूरोप एवं भारत में कुछ मूलभूत अंतर देखे जा सकते हैं। और इसी काल में जहाँ यूरोप में पुण्य जागरण, तर्कवाद, बौद्धिकता एवं वैज्ञानिक अनुसंधान से गुजर रहा था, वही भारत में रूढ़िवादिता, कर्मकांड, हठ धर्मिता यानी जिद्दी एवं सामाजिक बुराइयों से ग्रसित था। यानी कि एक और यूरोप विकास कर रहा है
और वहीं भारतीय लोग अपने ही कर्म कांड में, अपनी ही जिद में, अपनी सामाजिक सोच के कारण वो धीरे धीरे पीछे हो रहे थे। इसी के बीच में क्या होता है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कई कारण स्थापित होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के, ठीक है, आंदोलनों के कारण, तो सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कई कारण यहाँ से देखने को मिलते हैं। जैसे कि भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना, भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना, यह भी एक कारण है। ठीक है, इसके बाद कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन ने भारत को प्रभावित किया है, भारत को प्रभावित किया है, मतलब कि भारत को पुनः जागरण ये सब किया है। ठीक है, इसके बाद कह सकते हैं कि सृजनात्मक साहित्य भी रखा है, सृजनात्मक साहित्य। ठीक है, कहने का मतलब है कि 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों को जन्म देने में भूमिका निभाई है और ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को लगभग प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावित किया है। और ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही पाश्चात्य शिक्षा, लोकतांत्रिक मूल्य, तर्कवाद एवं वैज्ञानिक अन्वेषण यानी अनुसंधान की खोज हुई और परिणाम स्वरूप सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी आरंभ हुआ। ठीक है, इसके बाद आप कह सकते हैं कि भारत में रूढ़िवादी परंपराएं को भी समाप्त किया जाने लगा। ठीक है, यानी कि यूरोपीय एवं भारतीय सृजनात्मक साहित्य ने भी सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के उदय में योगदान दिया है और वहीं भारत में रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया गया जिनके प्रति लोग जागरूक हुए। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो भारत में ब्रिटिश शिक्षा का विस्तार किया गया। ठीक है, यानी कि भारत में ब्रिटिश शिक्षा के विस्तार अथवा पाश्चात्य शिक्षा यानी पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, यानी कि भारत में ब्रिटिश शिक्षा के विस्तार, पाश्चात्य शिक्षा में भारतीय को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय जैसी मूल्यों से जोड़ा गया और भारत का उच्च वर्ग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त था और इसी वर्ग में तर्क एवं बौद्धिकता के आधार पर भारतीय कुरीतियों का भी विरोध किया गया और यहीं से यातायात साधनों का भी विकास किया गया। यातायात साधनों का विकास किया गया, साथ ही साथ महिलाओं की खराब स्थिति में भी सुधार किया गया। महिलाओं की खराब स्थिति में भी सुधार किया गया, जैसे सती प्रथा, विधवा प्रथा, ये सब में भी सुधार किया जाता है और विज्ञान का यहाँ पे कई तरीके से प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो विज्ञान का यहाँ पे कई तरीके से प्रभाव देखने को मिलेंगे, यानी आप कह सकते हैं कि कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में भूमिका निभाई है, जैसे कि एनी बेसेंट हो गए,
हेनरी विवियन डेरोजिया हो गए। तो इसमें अगर विद्वानों का बात किया जाए तो इसमें कई विद्वान थे, जैसे कि एनी बेसेंट हो गई। इसके बाद हो गई हेनरी विवियन डेरोजिया। इसके बाद आप कह सकते हैं कि सर विलियम जोनस हो गए। सर विलियम जोनस, इन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यातायात और संचार के साधनों के विकास ने भी सामाजिक धार्मिक आंदोलनों को भी गतिशीलता प्रदान की है। ठीक है, यानी कि यातायात के साधनों के विकास से अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को जागरूक वो कर सकते थे। और इसी बीच में 18वीं 19वीं शताब्दी में भारत में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई थी, जिसके कारण समाज सुधारकों ने उनकी स्थिति में भी सुधार करने के प्रयास किए हैं। जैसे कि पहले उन्हें देवी पूजा किया जाता था, फिर ये विधवा हो गया, विधवा विवाह और बाल विवाह, ये सब जैसी प्रथाओं को हटाया गया। फिर था कि वैज्ञानिक शिक्षा के प्रभाव ने भी परंपरागत रूढ़िवादी मान्यताओं पर प्रहार किए हैं, और इन सभी के परिणाम स्वरूप पुण्य जागरण शुरू हुआ। इसी में हमें देखने को मिलता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के कई सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का सकारात्मक प्रभाव। तो यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य का कई तरीके से भारतीयों के लिए अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे ब्रिटिश शिक्षा हो गया। ठीक है, अगर ये शिक्षा नहीं रहता तो कभी भी भारतीय का सोच नहीं बदलता। ठीक है, साथ ही साथ विज्ञान पे आधारित सब क्या था, विज्ञान पे आधारित था। ठीक है, इसके बाद बात करें तो ये ब्रिटिश शिक्षा किस पर आधारित था, विज्ञान पे। इसके बाद अगर बात करें तो लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में ये बात करते थे, लोकतांत्रिक मूल्यों पे ये बात करते थे। ठीक है, साथ ही साथ इनकी जो सोच थी, मनोस्थिति थी, वो थी वैज्ञानिक मनोवृत्ति, यानी कि हर चीज को वो लोग साइंटिफिक मतलब कि वैज्ञानिक दृष्टि से वो लोग सोचते थे। साथ ही साथ हर चीज पे वो तर्क एवं बौद्धिकता उनका था, तर्क एवं बौद्धिकता। साथ ही साथ इन्होंने भारत में प्रेस का भी विस्तार किया है, तो इसमें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कई प्रमुख मुद्दे भी हैं। चलिए उन मुद्दों के बारे में भी चर्चा करते हैं। देख सकते हैं कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मुख्य मुद्दे जैसे कि महिलाओं की खराब स्थिति, जाति प्रथा की बुराइयां, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, महिला शिक्षा पे रोक, रूढ़िवादिता, मूर्ति पूजा का प्रभाव, धर्म तंत्र का प्रभाव, धर्म आधारित शिक्षा, पुरोहितों का सर्वोच्चता। ठीक है, और यहाँ पे आप बहुत तरीके से देख सकते हैं बहुदेववाद, यानी कई प्रकार के पूजा पाठ भी यहाँ किए जाते थे। इसमें आप कई तरीके से देख सकते हैं, जो मैं यहाँ पे लिखी हुई हूँ कि महिलाओं की खराब स्थिति कैसी थी, जाति प्रथा की बुराइयाँ क्या थी, सती प्रथा क्यों सुधारा गया, बाल विवाह हो गया, विधवा विवाह का निषेध किया गया, महिला शिक्षा पे रोक था, पहले रूढ़िवादिता थी, यानी कि पुराने ख्याल के लोग थे, मूर्ति पूजा हो गया, मूर्ति पूजा से क्या प्रभाव पड़ रहा था, धर्म तंत्र का प्रभाव, धर्म आधारित शिक्षा दी जा रही थी, पुरोहितों की सर्वोच्चता, यानी कि ब्राह्मण ही सबसे अहम थे, बहुदेववाद,
यानी इस तरीके से कई प्रकार के यहाँ पे मुद्दे थे जिनका आंदोलन, जिनको सुधार करना काफ़ी ज़रूरी था। इन सुधारों के लिए कई प्रमुख व्यक्तियों ने अपनी योगदान दी है, जैसे कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, महादेव गोविंद रानडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल हरि देशमुख, सर सैयद अहमद खान और हेनरी विवियन डेरोजियो। यानी इन सभी ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हम इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग कैसे कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानेंगे कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली, कहाँ इनका जन्म हुआ, ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की, इनकी विचारधारा कैसी थी, क्या चीज़ का समर्थन करते थे और क्या चीज़ का विरोध करते थे, इनके बारे में जानेंगे। राजा राम मोहन राय ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, इनकी संस्था क्या थी, जैसे कि आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज, ब्रह्मा समाज, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के साथ दिए, जिन्हें भारतीय इतिहास का चमकदार सितारा भी कहा जाता है। और इनको सुभाष चंद्र बोस ने युग दूत कहा है, किन्हें राजा राम मोहन राय को। और 1814 में राजा राम मोहन राय ने इस्तीफा दे दिया था। हम लोग जानेंगे कि राजा राम मोहन राय के अन्य नाम थे, जैसे कि इन्हें आधुनिक भारत के पिता भी कहा गया है, राष्ट्रवाद के पिता कहा गया है, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु भी कहे गए हैं, युग दूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा है और आधुनिक भारत के पैगंबर भी कहा जाता है। इन्होंने कई चीज़ का विरोध किया, जैसे कि सती प्रथा का, हिंदू धर्म में बुराइयों का, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, बाल विवाह और बहुदेववाद जैसी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया है। और इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई, जैसे एकेश्वरवादों का उपहार, ईसा के नीति वचन, हिंदू उत्तराधिकार के नियम, फारसी में मीराकुल अखबार, वेदों और एवं 5 उपनिषदों को बंगाली में अनुवाद किया है इन्होंने, संवाद कौमुदी बंगाली में और प्रज्ञा चांद हिंदी में इन्होंने प्रकाशित किया है। और इन्होंने कोलकाता में कुछ संस्थाओं का गठन किया, जैसे कि आत्मीय सभा, जो 1814 से 15 में सभा को स्थापित करते हैं और ये सामाजिक बुराइयों के खिलाफ ये एक संस्था थी। हिंदू कॉलेज 1817 में संस्था को स्थापित किया गया। वेदांत कॉलेज संस्था 1825 में स्थापित किया गया और ब्रह्मा समाज संस्था 1828 में 20 अगस्त 1828 में यानी बंगाल में इस संस्था को स्थापित किया गया। तो अब हम लोग यहाँ से डिटेल में जानते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो बात करें राजा राम मोहन राय का व्यक्तिगत जीवन के बारे में, तो इनका जन्म 1772 में बंगाल में हुआ था। 1772 में बंगाल में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक है बंगाल में ही हुई है और उच्च शिक्षा बनारस में हुई थी। ठीक है, उच्च शिक्षा कहाँ हुई है? तो बनारस में हुई है। ये बंगाल में, ठीक है, बंगाल में अगर इनके बारे में कहा जाए तो ये ब्रिटिश कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुए थे। कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है, और इन्होंने 1803 से, बंगाल का ही अगर बात किया जाए तो ये 1803 से लेके 14 के मध्य बंगाल में ब्रिटिश शासन के दीवान के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इस रूप में दीवान के रूप में कार्य किया है। कहाँ? बंगाल में। कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है, और 1814 में अगर बात किया जाए, 1814 में तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 1814 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सामाजिक धार्मिक सुधारों को समर्पित हो गए। और इन्हें
राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। और राय की उपाधि बंगाल के नवाब के द्वारा दिया गया था। बंगाल के नवाब द्वारा इन्हें दिया गया था, यानी राजा राय की उपाधि राजा राम मोहन राय को दिया गया था। और राजा राम मोहन राय को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान भी कहा था। ठीक है, यानी कि इन्हें विभिन्न भाषाओं का ज्ञान भी था। विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था किन्हें? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, जैसे कि अरबी हो गया, फारसी हो गया, अरबी, फारसी, तुर्की, ठीक है, संस्कृत हो गए, ठीक है, हिब्रू हो गए, ठीक है, फ्रांसीसी हो गए, ठीक है, साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा का भी इन्हें ज्ञान था। और कहा जाए तो इन्हें हिंदी भाषा भी आती थी, यानी कि भारतीय थे तो हिंदी भाषा भी आती थी। अगर हम लोग कहें तो राजा राम मोहन राय की कई उपाधियाँ थी जिसे हम लोगों ने देख चुका है। ठीक है, जैसे कि आधुनिक भारत के पिता इन्हें कहा गया, राष्ट्रवाद का पिता कहा गया। ठीक है, तो इन्हें कई तरीके का पिता भी कहा गया है। अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु कहा गया है। युग दूत इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को कहा था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें चमकदार सितारा की संज्ञा दी है। और ये आधुनिक भारत के पैगंबर भी इन्हें कहा गया है। ठीक है, से आप कई तरीके से देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के कई विचारधारा थे। यानी राजा राम मोहन राय ने पारलौकिक सत्ता को एक स्वीकारा है, यानी एक रूप में स्वीकारा है। और उन्होंने एकेश्वरवाद की संज्ञा दी है, एकेश्वरवाद का समर्थन किया है। और राजा राम मोहन राय ने कुछ बुराइयों का भी विरोध किया, जैसे कि सती प्रथा, हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, बहुदेववाद, इन सभी का इन्होंने विरोध किया है। परंतु राजा राम मोहन राय ने समर्थन भी किया है, जैसे कि ब्रिटिश शिक्षा का हो गया, ब्रिटिश शासन का हो गया, लोकतांत्रिक मूल्यों का हो गया, वेदांत का ज्ञान हो गया, महिला शिक्षा का समर्थन हुआ, एकेश्वरवाद, इन सभी को उन्होंने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। अगर हम लोग बात करें कि राजा राम मोहन राय के प्रसिद्ध पुस्तकों एवं समाचार पत्र कौन कौन से थे, जैसे कि एकेश्वरवादों को उपहार, ईसा की नीति वचन, हिंदू उत्तराधिकार के नियम, फारसी में मीरातुल, ठीक है, अखबार हो गया, और वेदों एवं 5 उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद हो गया, संवाद कौमुदी बंगाली में और प्रज्ञा चंद्र हिंदी में प्रकाशित किए गए। यहीं पर अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय के द्वारा कई संस्थाएं भी स्थापित की गई थी, जैसे कि आत्मीय सभा 1814 से 15 में स्थापित किए गए। और यह सामाजिक बुराइयों के खिलाफ इस संस्था की स्थापना की गई थी। हिंदू कॉलेज के बारे में कहा जाए तो यह 1817 में स्थापित की गई है। कब स्थापित की गई है? तो 1817 में। और राजा राम मोहन राय ने इसे डेविड हेरियर की सहायता से, ठीक है, इसे स्थापित किया है। वेदांत कॉलेज कहा जाए तो 1825 में स्थापना किया गया। और ब्रह्मा समाज की स्थापना अगर कहा जाए तो 1828 में, यानी 20 अगस्त 1828 में बंगाल में स्थापित किया गया। इस तरीके से राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे ब्रह्मा समाज, यानी ब्रह्मा समाज का स्थापना 1828 में होता है। और इसके विरोधी कौन कौन थे, किस चीज़ के ये विरोधी थे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं।